हेलो बच्चों, क्या हाल है, कैसा चल रहा है? आज मैं पहला लेक्चर लेने जा रहा हूँ तुम्हारा। अपन का सॉलिड स्टेट छूटा हुआ था जो अपन ने नहीं पढ़ा, तो आज सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और इजी है, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, अपन कोशिश करेंगे यहाँ पर कि वो चीज़ें तुम्हें दिखाई पड़े और फिर उन चीज़ों को समझने के साथ याद रख पाओ। क्वेश्चंस टू द पॉइंट ही होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं होती। तो देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर बाकी डिटेल में बात करते रहेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जैसे क्लास 11th में अपन लिक्विड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, इसी तरह से 12th में एक टॉपिक है सॉलिड स्टेट। एक्चुअली इस चैप्टर में किया क्या जाता है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं जिसके बारे में डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर मेनली मैटर के सॉलिड स्टेट में उस मैटर के अंदर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट को डिस्कस करता है। से फॉर एग्जांपल जैसे ये चौक है, तो चौक मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है ये, तो इसका मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम आयंस होंगे, कार्बोनेट आयंस होंगे और वो अपने आप को एक तरह से अरेंज करके ये सॉलिड स्टेट हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा डिस्कशन यहाँ इस बात का होगा कि आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपने आप को 3 डायमेंशन में किस तरह से किस डिफरेंट तरह से अरेंज करते हैं और उस अरेंजमेंट के पीछे लॉजिक क्या क्या होते हैं देखते हैं। तो दिस चैप्टर डील्स विथ स्टडी ऑफ अरेंजमेंट of constituent particles का मीनिंग मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। constituent particles may be atoms, may be molecules, may be ions। कोई भी सॉलिड आयन से मिलकर बना हो सकता है या एटम से मिलकर बना हो सकता है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। से फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो दैट ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। से फॉर एग्जांपल आइस इज मेड अप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जो अपने आप में किसी तरह से अरेंज्ड है, जिसके बारे में डिटेल में बात करनी है। इसी तरह से कोई भी सॉलिड होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे और वो अपने आप को एक तरह से अरेंज करे होंगे। तो हमें इस चैप्टर में डिटेल में उसी अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करना है। तो दिस चैप्टर डील्स विद स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स of constituent particles in 3-dimensional स्पेस, शॉर्ट में 3D स्पेस भी बोल सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर डिटेल में बात करनी है। अब डिटेल में जाने से पहले अगर अपन बात करें जो भी सॉलिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें ब्रॉडली 2 नामों से कैटेगराइज किया जाता है। टाइप ऑफ सॉलिड, एक नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक और नाम है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। पहले इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर डिटेल में हमें इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है तो उसके बारे में आगे देखते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, किस सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है, किस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। तो सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न का मतलब जहां पर किसी तरह का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, इस तरह के सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अब जैसे अपन क्लास में बैठते हैं तो स्टूडेंट्स बेंचेस पर एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट से कह लो।
कि वो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है तो हम उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और अगर रेगुलर पैटर्न नहीं है या वेरी शॉर्ट रेंज रेगुलर पैटर्न है तो ऐसे सॉलिड्स को एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है। मींस पहला डिफरेंस इन दोनों में है। अगर इसकी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, constituent particles are arranged in a regular pattern over a large range मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक तरह का भी काफी दूर तक दिखाई पड़ेगा। मे बी कुछ दूरी के बाद रेगुलर पैटर्न होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन में भी चेंज हो, जैसे अभी अपन डायग्राम से इस चीज को देखेंगे। मींस देयर इज अ रेगुलरिटी, हमें एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में किसी भी तरह का पैटर्न देखने को नहीं मिलता। देयर इज नो रेगुलर पैटर्न, नो रेगुलर पैटर्न। और वेरी शॉर्ट रेंज regularity is observed. Means amorphous solid में रेगुलरिटी नहीं दिखाई पड़ती, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलरिटी दिखाई पड़ती है। अगर मैं इसको डायग्राम से दिखाऊं तो यहां पर इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमेशा स्फीयर माना जाता है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, शो करते समय वो हमेशा स्फीयर माना जाता है, हार्ड स्फीयर। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट शो किया है। डायग्राम में रेगुलरिटी दिखाई पड़ रही है। मीन्स मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो करते समय ध्यान रख रहा हूं कि कैसे भी करके अब ना शो करते। इसी तरह का ये पैटर्न मान ले कि कंटिन्यूड है तो इस तरह का अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट कहलाएगा और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखने को मिलेगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे भी अरेंज्ड होंगे, हमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं समझ में आएगा। ये एमॉर्फस सॉलिड के लिए मैंने डायग्राम दिखाया है, जबकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है। मतलब यहाँ पर रेगुलरिटी अगर ऑब्जर्व होगी भी तो मे बी कि ऐसा लगे कि दो तीन चार एटम एक रेगुलर पैटर्न में है, लेकिन वो पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एमॉर्फस सॉलिड हम इन्हें बोलते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की बारे में ये आइडिया है कि वहां पर रेगुलरिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा फर्दर डिफरेंसेस की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूं, थोड़ी स्पेस बने। Another difference of crystalline solid and amorphous solid is, जैसे सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग जानते हैं। इस तरह से हर किसी का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट दिखता है केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। एमॉर्फस सॉलिड्स का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व नहीं होता। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड दे है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में दे डू नॉट है। अगर इसको समझे कि आखिर ये ऐसा क्यों है, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि कोई भी सॉलिड मेल्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में जा रहा है। अब कोई भी सॉलिड मेल्ट हो रहा है या लिक्विड स्टेट में जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है अगर इसको समझे तो जैसे सॉलिड स्टेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है,
और हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने अगल बगल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर तरह का अट्रैक्शन में होगा, इंटरेक्शन होगा। अब अगर कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है, इसका ये मीनिंग है कि ये जो भी इंटरेक्शंस हैं ये ब्रेक होंगे। यही कहानी अमोर्फस सॉलिड्स में भी है कि वहां पर भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा तो वो भी अपने सराउंडिंग पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, और जब उसे मेल्ट किया जाएगा तो वो इंटरेक्शंस ब्रेक होंगे। अब अगर डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के चारों तरफ की सराउंडिंग, मतलब उसको जो भी पार्टिकल्स घेरे हुए हैं, अगर उस सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया जाए तो वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है का मतलब ये है कि जो अट्रैक्शन ये पार्टिकल फील कर रहा होगा, सिमिलर इंटरेक्शन ये पार्टिकल भी फील कर रहा होगा, सिमिलर इंटरेक्शन ये पार्टिकल भी फील कर रहा होगा, सिमिलर इंटरेक्शन ये पार्टिकल भी फील कर रहा होगा। मतलब कहने का ये है कि जितनी एनर्जी इस पार्टिकल के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर यही बात अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किसी भी एक पार्टिकल की जो सराउंडिंग हमें दिखाई पड़ती है, एग्जैक्टली सेम सराउंडिंग दूसरे की नहीं दिखाई पड़ती। कहने का मतलब ये है कि जो अट्रैक्शन ये फील कर रहा होगा, सेम अट्रैक्शन ये फील कर रहा हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर ये पर्टिकुलर इंटरेक्शन ब्रेक होते हैं, अगर ये इंटरेक्शंस ब्रेक होते हैं तो वही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसके इंटरेक्शंस भी ब्रेक होंगे, इसके इंटरेक्शंस भी ब्रेक होंगे, सभी के इंटरेक्शंस ब्रेक हो जाएंगे। जबकि अगर अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो मे बी हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो पहले वीकर इंटरेक्शन थे वो ब्रेक हुए, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होंगे वो ब्रेक नहीं होंगे। यहाँ पर से मैंने मान लिया कि एटम्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा होती है तो इंटरेक्शन वीक होता है, सेपरेशन कम होती है तो इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एटम्स के बीच की सेपरेशन हर किसी के रेस्पेक्ट में एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, जबकि यहाँ अगर देखा जाए तो वो आइडेंटिकल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सारे इंटरेक्शन सेम है, जबकि यहाँ पर सारे इंटरेक्शन सेम नहीं है। दैट इज व्हाई ये सारे इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाएंगे, जबकि ये इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्रेक नहीं होंगे, बल्कि इनको ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर को स्लाइटली फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन टूटे, उससे भी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे और ज्यादा फर्दर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन टूट पाए। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ डिफाइन नहीं होता जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जान सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। अगर आप प्लास्टिक को मेल्ट करना चाहो तो आप उसको हीट करोगे, और जब आप हीट करोगे तो वो डायरेक्टली मेल्ट होता दिखाई नहीं पड़ेगा, पहले वो सॉफ्ट होगा, एंड देन फर्दर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा और सॉफ्ट होगा, थोड़ा और सॉफ्ट होगा। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मींस ये अमोर्फस सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक इसलिए सामने आती है क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन सारे एक जैसे नहीं है। मींस अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये डिफरेंस देखने को मिलता है। और इसी में एक नाम और भी आता है, हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपने अभी थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ भी लिया होगा। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल सॉलिड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड हीट ऑफ फ्यूजन की एक पर्टिकुलर वैल्यू देखने को मिलती है। मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड में ये बात पर्टिकुलर डिफाइंड देखने को नहीं मिलती। उसका रीजन अगेन सेम है, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट से सारे इंटरेक्शन ब्रेक नहीं होते, जबकि यहाँ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट से सारे इंटरेक्शंस ब्रेक हो जाते हैं। मींस से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आइस का हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम है, का मतलब अगर हम 80 कैलोरी हीट देंगे तो 1 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि आइस अपने आप में क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। जबकि प्लास्टिक के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट डिफाइंड नहीं होती। मतलब यहाँ पर दे हैव fixed value of heat of fusion, जबकि they do not have। अमोर्फस सॉलिड में ये चीज देखने को नहीं मिलती, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये बात देखने को मिलती है। तो ये अपन याद रख सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर पैटर्न, अमोर्फस सॉलिड इर्रेगुलर पैटर्न।
क्रिस्टलाइन सॉलिड एक पर्टिकुलर एटम की सराउंडिंग, एक पर्टिकुलर एटम की सराउंडिंग का मतलब एक पर्टिकुलर एटम जिन एटम से घिरा हुआ होगा वो कहानी जो एक एटम के चारों तरफ बन रही होगी सेम कहानी दूसरे के भी चारों तरफ बनेगी, तीसरे के भी चारों तरफ बनेगी। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ये पर्टिकुलर चीज देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा फर्दर डिफरेंस की बात करें तो एक और डिफरेंस देखने को मिलता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम कट करें, ब्रेक करें, तो नए फेसेस जनरेट होंगी, नई एजेस जनरेट होंगी। तो अगर कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, इन दैट केस जो सरफेस क्रिएट होगा वो फ्लैट होगा, जो एजेस क्रिएट होंगी वो शार्प होंगी, जो कॉर्नर क्रिएट होंगे वो शार्प होंगे। जबकि अगर यही एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल हुआ तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? तो वहां पर कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, मतलब किसी भी तरह का अरेंजमेंट दिख सकता है। इसके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अगर अपन कांच का टुकड़ा गिरा दें तो टूटेगा, और अगर उन टूटे हुए टुकड़ों को ऑब्जर्व करें तो जो नए सरफेसेस क्रिएट होंगे वो कर्व देखने को मिलेंगे या कैसे भी देखने को मिलेंगे, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखे ये जरूरी नहीं है। मींस एमॉर्फस सॉलिड होगा तो कट करने पर फ्लैट फेस, शार्प एजेस जनरेट हो, ये जरूरी नहीं होता। जबकि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वहां पर ये जरूरी होगा कि फ्लैट फेसेस देखने को मिले, शार्प एजेस पे। मींस सॉलिड when cut generates flat faces and sharp edges, जबकि amorphous solid पे they do not have। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर रेगुलर पैटर्न है इसलिए ऐसा ऑब्जर्व होगा, यहां पर रेगुलर पैटर्न नहीं है इसलिए ऐसा ऑब्जर्व नहीं होगा। एक और डिफरेंस है जिसमें एक वर्ड सामने आता है, थोड़ा सा टिपिकल है उसको समझना, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। एक वर्ड है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। मींस मैं पहले लिख देता हूं, देन फर्दर अपन इसको डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, दे are anisotropic, जबकि amorphous solids are isotropic, they are isotropic। एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक वर्ड्स का मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। जैसे सॉलिड्स की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, से फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीट कैपेसिटी, रेजिस्टेंस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक्सपेरिमेंट भी अपन 12th में करते हैं, किसी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। ऐसे बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो एनाइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक वर्ड का मीनिंग क्या है? सब्सटेंस की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी का जब मेजरमेंट किया जाए, से फॉर एग्जांपल हमें ग्लास बार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है, मैं यहाँ इसको हटा रहा हूं। तो ऐसे अपन ग्लास बार प्लेस करते हैं और उसमें एक एंड से लाइट पास की जाती है और दूसरे एंड से हम उसका डेविएशन को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी हेल्प से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाला जाता है। तो बेसिकली ग्लास बार को प्लेस करते समय, मतलब लाइट में भी हमने इधर से पास की हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट करते समय हमने ग्लास बार को ऐसे प्लेस कर दिया और लाइट को इधर से पास की जाए। तो अगर हम दोनों एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से भी कैलकुलेट होके आता है, यहां से भी कैलकुलेट होके आता है। और अगर उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखी जाए तो जितनी वैल्यू इस तरह से देखने को मिलती है, सेम वैल्यू हमें यहां से भी देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि हमने सॉलिड को रोटेट भी कर दिया तो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम बनी है। मींस अगर ये चीज ऑब्जर्व हो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू पर्टिकुलर सब्सटेंस की डायरेक्शन पर डिपेंडेंट ना हो
तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आइसोट्रॉपी बोला जाता है। का मतलब सॉलिड है सेम प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन, चाहे डायरेक्शन ऐसे हो चाहे डायरेक्शन ऐसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर इन दोनों केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग आ रही होती तो हम ये कहते हैं कि सब्सटेंस इज शोइंग एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर का मीनिंग है कि सब्सटेंस इज शोइंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इट्स मेजरमेंट, जबकि आइसोट्रॉपिक का मीनिंग है कि सब्सटेंस इज शोइंग सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। मैं इसको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल क्लास अपन की बैठी हुई है और एक पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट क्लास में देखने को मिल रहा है। बच्चे अपने अपनी सीट पे एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, आप इमेजिन कर सकते हो। और सपोज कि हमें सबसे लास्ट में सबसे कॉर्नर पर जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उस तक पहुंचना है, बहुत शैतानी कर रहा है, तो हमें उस तक पहुंचना है। तो उस तक पहुंचने के हमारे पास रास्ते क्या होंगे? मैं बीच से चला जाऊं और फिर उस तक वहां पर पहुंच जाऊं, सबसे बीच से जाऊं क्लास में सबसे लास्ट तक और फिर उस लास्ट रो पे मूव करते हुए उस स्टूडेंट तक पहुंच जाऊं। दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि मैं बेंचेस के ऊपर से चढ़ता हुआ चला जाऊं, उस तक पहुंच जाऊं। या तीसरा तरीका कोई और भी हो सकता है, आप सुझा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हर तरीके से मूवमेंट में जो एफर्ट मुझको करना पड़ा वो सेम है या डिफरेंट है? अंदाजा लगा सकते हो, सेम है या डिफरेंट है? तो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा का मतलब वो वैल्यू जो एफर्ट्स हमें लगाने पड़ रहे हैं वो वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। मींस अगर मैं बीच से जाऊंगा तो मैं रिलेटिवली कंफर्टेबली वहां तक पहुंचूंगा, अगर मैं बेंचेस के ऊपर से चढ़ता हुआ जाऊंगा तो फिर सीन कुछ डिफरेंट टाइप का क्रिएट होगा। मींस अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट अलग अलग तरह का दिख रहा है, एफर्ट्स अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। तो इस तरह का बिहेवियर कहलाता है एनाइसोट्रॉपिक, मतलब बिहेवियर डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की हो कि सपोज क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स एक क्राउड के रूप में खड़े हैं और क्लासरूम में कोई भी बेंच नहीं है। इमेजिन करो क्राउड के रूप में खड़े और उस क्राउड में कोई बीच में कोई एक बच्चा है जिसकी कुछ प्रॉब्लम होने लग गई है, वॉमिटिंग आने लग गई है, कुछ भी होने लग गया और हमें उसको बचाना है, उस तक पहुंचना है। तो किधर से उसको अप्रोच करें कि हम कंफर्टेबली पहुंच जाएं? किधर से भी कर लो, हर तरफ वैसे ही इरेगुलरिटी है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब किसी भी डायरेक्शन से हम जाएं, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है ही नहीं, इसलिए हमें सेम एफर्ट हर डायरेक्शन से देखने को मिलेगा। मतलब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू डायरेक्शन बदलने से चेंज नहीं हो रही तो इस तरह का बिहेवियर कहलाता है आइसोट्रॉपिक। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डायरेक्शन बदलने से चेंज हो रही है तो इस तरह का बिहेवियर कहलाता है एनाइसोट्रॉपिक। मैं एक एग्जांपल और देता हूं इसको समझने के लिए। हालांकि मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूं वो सब्सटेंस क्रिस्टलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द शेक ऑफ कि हमें ये वर्ड समझ में आए। जैसे सपोज कि हमारे पास एक वुड स्टिक है, लकड़ी है, लकड़ी की एक छड़ी हमें दी गई है। अब इस छड़ी को हमें दो टुकड़े करने हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि ये ऐसे तोड़ दी जाए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको चीर दिया जाए। चीरना समझ लो, चीर दिया जाए मतलब ये इस तरह से दो टुकड़े करने की बजाय हमें इसको ऐसे दो पार्ट में बांटना है। अब इमेजिन करो कि क्या दोनों तरह से टुकड़े करने के जो एफर्ट्स हैं वो सेम है या अलग अलग है? अगर सेम है तो बिहेवियर कहलाएगा आइसोट्रॉपिक, अगर डिफरेंट है तो बिहेवियर कहलाएगा एनाइसोट्रॉपिक। तो इमेजिन कर सकते हो कि एफर्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा? हाँ, वेरी गुड, डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर कहलाएगा। अब ऐसा होता क्यों है अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो जैसा कि डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया है, जैसे अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, मान लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टी का मेजरमेंट हम इस डायरेक्शन से कर रहे हैं या प्रॉपर्टी का मेजरमेंट हम इस डायरेक्शन से कर रहे हैं। तो इस डायग्राम से देखकर अंदाजा लगाओ कि इस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, जबकि इस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग तरह का है। मींस जो प्रॉपर्टी इस
सॉलिड के पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रही होगी, से फॉर एग्जांपल लाइट पास हो रही है, तो जो लाइट इन पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रही होगी, क्या दोनों डायरेक्शन में उसका इंटरेक्शन सिमिलर दिखता है या अलग अलग दिखता है? हाँ, वेरी गुड, अलग अलग है। अलग अलग है इसका मतलब हमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग देखने को मिलेगी, जबकि इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग देखने को मिलेगी। मींस दिस बिहेवियर विल बी कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक। जबकि अगर यहाँ पर बात करें, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, हर डायरेक्शन में मोर और लेस एवरेज इररेगुलर पैटर्न ही है, तो यहाँ पर चाहे डायरेक्शन कोई सी भी हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें सेम देखने को मिलती है। चूंकि ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, दैट इज व्हाई हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर डायरेक्शन से सेम ही देखने को मिलती है। इसीलिए एमोर्फस सॉलिड्स आर एग्जांपल ऑफ एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, सॉरी आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एग्जांपल ऑफ एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। अगेन एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस का मतलब सब्सटेंस whose value of properties of certain physical values depends upon direction of measurement, जबकि आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस का मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में हमें सेम देखने को मिलेगी। आई होप कि आप समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और इसको आप याद भी रखेंगे। एन आइसो का मतलब डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, आइसो का मतलब सेम वैल्यू इन एवरी डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक मतलब हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू, जबकि एनाइसोट्रॉपिक का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू, सेम वैल्यू देखने को नहीं मिलती। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एमोर्फस सॉलिड में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में देखने को मिल रहा है ओवर अ लार्ज रेंज, जबकि एमोर्फस सॉलिड में रेगुलर पैटर्न देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड वैल्यू होगा, हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड वैल्यू होगा, जबकि एमोर्फस सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट की फिक्स्ड वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करने पर फ्लैट फेस से शार्प एजेस जनरेट होंगे, जबकि एमोर्फस सॉलिड में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। लास्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब डिटेल में हमें चैप्टर में एमोर्फस सॉलिड का डिस्कशन नहीं करना है, हमें केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही डिस्कशन करना है। क्यों नहीं डिस्कशन करना है? क्योंकि हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब वो अरेंजमेंट वहीं पढ़ा जाएगा जहां कुछ पढ़ने लायक हो। एमोर्फस सॉलिड में तो कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, तो पढ़ेंगे क्या? वहां कोई रेगुलरिटी है ही नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलरिटीज है, तो वो किस किस तरह के पैटर्न हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो अपन अब आते हैं वापस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन्हें दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ, सॉरी ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन बॉन्डिंग पैटर्न, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग पैटर्न। बॉन्डिंग पैटर्न कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनमें अपने आप में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी, और उस बॉन्डिंग के बेसिस पर सॉलिड्स को क्लासिफाई किया जा रहा है। चार नाम हैं, मैं वो नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला नाम है आयोनिक सॉलिड। बता सकते हो आयोनिक सॉलिड हम किसको बोलते हो? हाँ, वेरी गुड। आयोनिक सॉलिड का मतलब है जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो आयंस हैं उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग किस तरह की होगी?
आयंस के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्डिंग। वेरी गुड। तो आयनिक बॉन्डिंग के बेसिस पर वो आयंस आपस में होल्ड होंगे और इस तरह के सॉलिड को आयोनिक सॉलिड बोलते हैं। मतलब सॉलिड जिसमें बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग है वो सॉलिड आयोनिक सॉलिड के एग्जांपल होते हैं, जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे कोई सा भी आयनिक कंपाउंड होगा तो वो आयनिक सॉलिड का एग्जांपल बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस constituent particles are ions bonded with each other through ionic bond. For example, NaCl, KCl, ZNS, एक्सेट्रा, ये सब आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल बनेंगे। दूसरा नाम है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, इसका एक और नाम भी है नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड किसे बोलते होंगे? तो जैसा कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है कि वो सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी गुड। थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड। मींस से फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा हो? डायमंड का स्ट्रक्चर पड़ा होगा। डायमंड कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है और वो सारे कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, स्ट्रक्चर बेसिकली बॉन्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक वर्ड्स को समझने के लिए आइडिया की बात करें तो जैसे इन केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम, दोस 4 कार्बन एटम्स आर फर्दर बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम, और इस तरह से एक नेटवर्क स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है और कोवेलेंट सॉलिड भी बोला जाता है। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल्स के रूप में डायमंड है, एग्जांपल के रूप में ग्रेफाइट है, एग्जांपल के रूप में सिलिका है, बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। Particles are atoms bonded with each other through covalent bond. तो वो कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल हो गए। इसके अलावा तीसरा नाम है, जैसे अपन बॉन्डिंग में किस किस तरह की बॉन्डिंग पढ़ते हैं? आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट इज एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके अलावा मेटेलिक बॉन्डिंग। हाँ, वेरी गुड। तो मेटेलिक बॉन्डिंग के बेसिस पर भी एक तरह का सॉलिड तुम्हें देखने को मिलेगा। तीसरा नाम है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड उन्हें बोला जाता है जिसमें बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड किसमें होगा? जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, कोई सा भी मेटल होगा तो उसमें जो भी एटम्स होंगे दोज आर ऑल बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू मेटेलिक बॉन्ड, तो वो मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल कहलाएगा। मींस अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स है व्हिच आर बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू मेटेलिक बॉन्ड। Constituent particles are atoms bonded with each other through metallic bond. ये पर्टिकुलर पार्ट फिजिकल कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा है, तो अभी
हमें एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि ये सॉलिड किस तरह का सॉलिड का एग्जांपल है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये नाम यूज करने होते हैं। आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। क्या इन तीनों नामों में सारे सॉलिड आ जाएंगे या कोई और नाम की जरूरत पड़ेगी? जैसे अगर बात करें आइस की, तो आइस का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आइस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है H2O molecules, and those H2O molecules are arranged in the solid, or those H2O molecules are bonded with each other through hydrogen bonding. Very good. Means वहां अगर अपन बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, ना कि एटम्स हैं या आयंस हैं। जैसे अभी तक जो तीन नाम मैंने लिखे थे, आयनिक सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड या मेटेलिक सॉलिड, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम था या तो आयन था। लेकिन एक और कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, constituent particles actually molecules हैं, and those molecules are bonded with each other through secondary bonding। जैसे जब bonding पढ़ाई जाती है तो वहां पर primary bonding, secondary bonding दो नाम लिए जाते हैं। primary bonding का मतलब covalent bond, ionic bond, metallic bond, और secondary bonding का मतलब weak van der Waals forces, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर वही नाम फिर से दोबारा सामने आने जा रहे हैं। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल्स आपस पे बॉन्डेड हैं थ्रू सेकेंडरी बॉन्ड। मैं पहले लिख देता हूँ। molecular solid, molecular solid, constituent particles are molecules bonded with each other through secondary bonding। secondary bonding, और on the basis of secondary bonding इस पर्टिकुलर सॉलिड को फर्दर तीन नामों से कैटेगराइज किया जाता है। तीन नाम है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। मैं एक बार लिखता हूं। H bonded molecular solid, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आइस, इन केस ऑफ आइस there are constituent particle H2O molecules, and those H2O molecules are bonded with each other through hydrogen bonding। इसी तरह से दूसरा नाम है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड का मीनिंग है constituent particles are molecules which are bonded with each other through dipole dipole interaction। means molecules are polar in nature, और अगर polar molecules होंगे तो आपस में किस तरह का इंटरेक्शन लगाएंगे, तो वो dipole dipole interaction होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड HCl। सॉलिड HCl का मतलब अगर हम HCl के स्ट्रक्चर की बात करें तो HCl के बीच यहाँ पर जो भी बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये मॉलिक्यूल पोलर कहलाएगा। सिमिलरली इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होंगे, और नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह का इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है, जो आईओसी में अपन पढ़ते हैं। तो इस तरह का सॉलिड को बोला जाता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और एक लास्ट नाम है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में कौन से सॉलिड्स आते होंगे, तो यहाँ पर वो सॉलिड्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं,
और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें आपस में किस तरह का इंटरेक्शन लग रहा होगा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में वॉन डर वॉल इंटरेक्शन लग रहा होगा। मींस यहाँ पर जैसे एग्जांपल की बात करें तो ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब सॉलिड CO2, CO2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो पोलर है या नॉन पोलर, ये बॉन्ड पोलर है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। सिमिलरली ये बॉन्ड भी पोलर है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, इस बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, और चूंकि ये दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा इसलिए ये दोनों डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसका नेट रिजल्ट ये होगा कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। और अगर नॉन पोलर हुआ तो सभी सॉलिड में जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे इसी तरह के, वो आपस में वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंटरैक्ट करेंगे। तो इस तरह का सॉलिड कहलाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर एक डिफरेंस की बात करें तो जैसे इसके पहले हमने नाम लिखे थे आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, जिसमें जो बॉन्डिंग पैटर्न था वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को होल्ड करने के लिए, जबकि इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड जो फोर्सेस इन्वॉल्व है या जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व है वो वीक काइंड ऑफ बॉन्डिंग है। इसीलिए अगर अपन से पूछा जाए कि किन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स लो होंगे, अगर चारों तरह के सॉलिड्स की बात की जाए तो किस तरह के सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट लो देखने को मिलेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट्स उस सॉलिड्स के लो देखने को मिलेंगे जिनके बॉन्ड्स आसानी से टूट जाएं। कौन से बॉन्ड्स आसानी से टूट जाएंगे, जो सबसे ज्यादा वीक हो, और कौन से सबसे ज्यादा वीक होंगे, सेकेंडरी बॉन्ड। मींस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स के डेटा देखें तो वो इससे पहले जो तीन नाम लिखे गए थे, दैट इज आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, उन सभी के कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज कम देखने को मिलती है। मींस जैसे आइस की ही बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होगा अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा। मींस आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वाइड डिफरेंस है, और ये वाइड डिफरेंस क्यों है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग पैटर्न इस तरह का है। तो यहाँ पर हमसे इक्वेशंस पूछे जाते हैं, हमें सॉलिड्स के एग्जांपल दे दिए जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि किस तरह के सॉलिड का एग्जांपल होगा, तो उसका आंसर करने के लिए हमें उसमें बॉन्डिंग पैटर्न का अंदाजा होना चाहिए। मैं एक दो पॉइंट्स यहाँ पर बोल दे रहा हूँ जिसको याद रखना सॉलिड्स को पहचानने के लिए। जैसे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में डिफरेंस की बात करें, जैसे नाम सुना होगा पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का कोई भी नाम आए जैसे पॉलीथीन, टेफलॉन, ये इस तरह का कोई सा भी नाम अगर सामने आता है तो आंख बंद करके सारे पॉलीमर्स एग्जाम्पल होते हैं एमोर्फस सॉलिड के। मींस ऑल पॉलीमर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। इन जनरल ज्यादातर सॉलिड्स तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन अगर हमें पॉलीमर नाम दिया गया तो वो एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल होगा, तो वो अपन याद में रखेंगे। इसके अलावा जैसे अगर बात करें सॉलिड बेंजीन की, तो सॉलिड बेंजीन किस तरह का एग्जांपल बनेगा, सॉलिड बेंजीन का मतलब बेंजीन का मॉलिक्यूल हुआ। अब बेंजीन का अगर मॉलिक्यूल है तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर सॉलिड बेंजीन बना रहे होंगे, तो वो सारे बेंजीन के मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह का इंटरेक्शन शो करेंगे, तो बेंजीन नॉन पोलर होता है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन आपस में किस तरह का इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल बनेगा। तो इस तरह से बॉन्डिंग पैटर्न के बेसिस पर सॉलिड्स को क्लासिफाई किया जाता है। ये एक क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। हमारे जो मेन क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से देखने को मिलते हैं वो इसी पर बेस्ड है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आप को किस किस डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी आज जितना भी हम लोगों ने बात की है इसको समझना है और इसको समझने के साथ याद रखना है। मैं की पॉइंट्स के बारे में बात कर लूँ तो जैसे हमने आज बात की है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, और उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड आया है जो थोड़ा अजीब लग सकता है, आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, तो इसको समझना है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में बात की है बॉन्डिंग पैटर्न के बेसिस पर, तो ये चार नाम आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो ये डिफरेंसेस कैसे मेंटेन किए गए हैं उसको याद रखना है। और उससे रिलेटेड अगर एग्जांपल्स देखने को मिले तो वो एग्जांपल कैसे जज किया जाएगा वो उसके बारे में सोचना है। वो बॉन्डिंग पैटर्न के बेसिस पर ही आंसर किया जाएगा। इसके साथ में एनसीईआरटी भी रीड करना है आपको, और
अब डिटेल में अपन बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस, तो वो थोड़ा लंबा डिस्कशन है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आप लोग घर पे बैठ के अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और इस टाइम को अच्छे से आप यूटिलाइज करो। ओके, बाय।